नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मेघ आए। और इसके जो कवि हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो सबसे पहले हम कवि परिचय से इसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। तो यहाँ पे बताया कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1927 में हुआ। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने क्या है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थात कॉलेज वगैरह की पढ़ाई की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आगे बता रहे हैं कि आरंभ में उन्हें क्या है, उनकी आजीविका चलानी थी, उस कारण से इन्हें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। और बाद में इन्हें दिनमान जो एक पत्रिका है उसके उप संपादक का कार्य किया। और चर्चित बाल पत्रिका है पराग, तो ये पराग के संपादक बने। पहले उप संपादक बने और बाद में पराग की क्या है, संपादक ही बन गए। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1983 में हुई। और कैसे हुई, तो आकस्मिक निधन के कारण, मतलब दुर्घटना के कारण हो गई, मतलब अचानक ही हो गई। अब देखते हैं इनका रचना परिचय। तो रचना परिचय में यहाँ पर इनकी रचनाएं दी हुई हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये खूंटियों पर टंगे लोग इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चित कविता रही है, रचना रही है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। कई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। और बता रहे हैं कि ये सभी इनकी क्या थी, कविता संग्रह थी। और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया, तो उपन्यास की रचना की, नाटक की रचना की, कहानी की, निबंध की, और जो बाल साहित्य होता है बच्चों के लिए जो कविताएं वगैरह होती, कहानी वगैरह होती, वो भी इन्होंने लिखी हैं। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखी स्तंभ के लिए सर्विशियल बहुत चर्चित रहे हैं। और बता रहे हैं कि जो चर्चे और चरखी स्तंभ है, इसके लिए जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार था, उससे भी सम्मानित किया गया है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदन के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की भाषा लिए हुई है। मतलब जो इनकी भाषा में आप देखेंगे तो क्या विशेषता है, तो जन सामान्य की भाषा है, लोगों को जल्दी से समझ में आ जाती है। और ये व्यक्तियों की ही भाषा लिए हुए है इनकी जो रचनाएं हैं वो। अब है कविता का संक्षिप्त परिचय, मतलब छोटे रूप में हम जानेंगे कि आखिर कविता में बताया क्या गया है। तो कविता का संक्षिप्त परिचय। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। तो यहाँ पर भी क्या है, मानवीकरण किया गया है कि जो मेघ हैं, मेघ कैसे हैं, बादलों को हम मेघ बोलते हैं, तो वो निर्जीव हैं। और जबकि जो दामाद होता है वह क्या होता है, सजीव होता है। तो यहाँ पर मेघ को क्या बताया है, दामाद बताया। इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करती हुई कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में तो इतना नहीं होता है कि मतलब किसी का दामाद आए तो उतना स्वागत किया जाए, परंतु गांव में आज भी ये परंपरा बनी हुई है कि यदि मान लो किसी बेटी का जो पति होता है वो क्या होता है, गांव का दामाद कहलाता है, क्योंकि उनके घर का दामाद, और जो बेटी होती है यदि वो किसी की बेटी है तो वो पूरे गांव की ही बेटी कहलाती है। तो वहाँ पर उसका जो पति आता है तो उसका लोग किस प्रकार से स्वागत करते हैं, उसको मेघों के आने से सजीव करके बताया है।
अब हम कविता की कुछ पंक्तियाँ लेंगे पहले, फिर उसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझेंगे और साथ में शब्दार्थ को भी। मेघाए बड़े बंठन के सवर के, मेघाए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। मेघाए बड़े बंठन की सवर के, मेघाए बड़े बंठन की सवर के। यहाँ पर बताया है कि मेघ आए, मेघ अर्थात बादल आए हैं। कैसे आए हैं? तो बन ठन के और सवर के आए हैं, मतलब अच्छे से कपड़े पहने और सेंट वेंट लगाया, जिसको इत्र भी बोलते हैं, और कंघी करी अच्छे से। तो बन ठन के और सवर के क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मेघ आए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यहाँ पर आगे आगे जो हवा है वह क्या है? गा भी रही है और नाच भी रही है। दरवाजे खिड़कियाँ खोलने लगी गली गली, और जैसे ही मेघ आए तो सभी ने क्या है? अपने खिड़की दरवाजे खोल लिए। मतलब प्रत्येक गली के व्यक्तियों ने क्या किया? औरतों ने क्या किया? अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोल ली। और क्यों खोली? तो यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि पाहुन जो आए हो गाँव में शहर की, मतलब जो पाहुन अर्थात मेहमान, अतिथि हमारे यहाँ पर जैसे शहर से गांव में आए हों। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब मेघ यहाँ पर क्या है? बंठन के और सवर के आए हैं, तैयार होकर आए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये दो अर्थों में ले लेंगे इनको। एक अपन मेघ के अर्थ में लेंगे और दूसरा हम गांव में जब दामाद आता है उसके अर्थ में लेंगे, और गांव के लोग उसका कैसे स्वागत करते हैं उसको भी जानेंगे। पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 1 से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक मेघ आए हैं है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अब प्रसंग देखेंगे तो प्रसंग में बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के आगमन से हवा खुशी से बहने लगी। उसका परिचय देते हुए कहा गया है कि जब प्रचंड गर्मी के बाद काले बादल आसमान अर्थात आकाश पर छाने लगते हैं तो हर कोई बड़ी खुशी से उसका स्वागत करता है। आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, इतनी सड़ी गर्मी पड़ती कि हम पूरे टाइम क्या है? पसीना पोंछते ही रहते हैं, और हमारे पूरे शरीर से क्या है? पसीना निकलता रहता है। और ऐसी गर्मी में यदि थोड़े से भी काले बादल दिखाई दे जाते हैं या आसमान पर छाने लगते हैं तो हमें क्या? बहुत शीतलता मिलने लगती है, एक खुशी अलग ही हो जाती। तो यहाँ पर भी क्या है? ऐसा लग रहा है कि वह क्या है? हर कोई उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो, क्योंकि जैसे ही मेहमान आते हैं तो हमारे घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनका वेलकम करने के लिए बाहर तक जाते हैं। तो ऐसे ही सब लोग क्या है? उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, स्वागत करने के लिए। इस कविता में मेघ के स्वागत की तुलना दामाद के स्वागत से की गई है। मतलब जैसे मेघ आता है तो उसकी तुलना किससे कर दी? जैसे गाँव में क्या है? किसी बेटी का पति आया हो अर्थात दामाद आया हो। हमारे यहाँ हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। मतलब शहर में भी चाहोगे तौर तरीके चेंज हो जाएंगे, परंतु जो दामाद होता है, चाहे शहर का हो या गांव का हो, यहाँ पर यही बता रहे हैं। खासकर गांव में तो जैसे पूरा का पूरा गांव ही क्या है? दामाद के स्वागत में जुट जाता है। मतलब दामाद आए हैं तो जिससे जो सेवा बनती है वो उसकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। मेघ किसी जमाई की तरह सज संवर कर आया है। उसके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। ठीक उसी तरह जैसे गांव की सालियाँ किस जमाई के आने के समय करती हैं। मतलब कोई गांव में किसी भी लड़की का पति आ जाए तो सारी सालियाँ मिलके क्या है? उनका स्वागत करती हैं, उनके लिए पानी पूछती हैं, दूध पूछती हैं, खाना पूछती हैं, चाय पूछती हैं, और
उनको तौलिए वगैरह देती हैं कि जो आप मुँह हाथ धो लो। तो इस प्रकार से पूरा जिस जिस प्रकार से उनसे सहयोग बनता है वह उनका करती हैं और बड़े अच्छे से धूमधाम से उनका स्वागत होता है किसका, दामाद का। लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते हैं कि मतलब क्या करते कि अब दामाद आए तो जल्दी से क्या करो, खिड़की खोलो, खिड़की खोल करके उनकी छवि को निहार लो। तो यहाँ पर भी क्या है, अब मेघ आए हैं तो मेघ जैसे ही आते हैं तो मेघ आने पर सब लोग क्या करते हैं, उनके स्वागत के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोलने लगते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है। और जैसे ही काले बादल आते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं और सभी लोग क्या है उसके स्वागत के लिए ऐसे लगते हैं कि मानो अपने दरवाजे पर आ गए, क्योंकि थोड़ी सी भी बूंदें आती हैं तो सब लोग सोचते हैं कि हम इन बूंदों का आनंद उठा लें। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूम में भागी, घाघर उठाए, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े ठन के सवर के। यहाँ पर प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में कैसे बदलाव हो जाता है इसको यहाँ पर बताया गया है। अब व्याख्या देखते हैं। जब मानसून में तेज हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी तेज हवा चलती है तो जो पेड़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कई पेड़ तो जो दुबले पतले होते हैं टूट भी जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे गर्दन उचकाकर मेघ रूपी पाहुन को देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जब औरतें होती हैं तो कोई भी मेहमान आता है तो वो क्या करती हैं, ऐसी ऊंची हो होकर उनको देखती हैं, कंधे मटका मटका कर। तो ऐसे ही यहाँ पर मेघ रूपी पाहुन को, अतिथि को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्दन उचकाकर मेघ रूपी पाहुन को ये जो गाँव के लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आंधी चल रही है और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए हुए भाग रही हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज गर्मी रहती तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और जैसे ही पानी की बूंदें टप टप करके उस पर गिरती हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो धूल है वह ऐसे भाग रही। कैसे भाग रही, तो यहाँ पर मानवीकरण करती हुई बताया जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठा करके भाग रही हो। नदी ठिठक कर अपना घूंघट सरका रही है, मतलब क्या है, पानी गिरेगा तो वही पानी क्या है, नदी नालों में जाएगा। तो नदी क्या कर रही है, अब अपने घूंघट को सरका रही है और अपनी बाकी नज़र से मेघ को निहारी। बाकी नज़र का मतलब तिरछी नज़र से। आपने देखा होगा गाँव में क्या है, अभी भी सिर के जो हमारा फेस होता है, फेस के नीचे क्या है तक क्या है, घूंघट रहता है। तो उस घूंघट को वो क्या करती हैं, ऐसे नहीं देखती कि डायरेक्ट उठाया और देख लिया, वो 2 उंगलियों से पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ऊपर करती हैं और उसमें से थोड़ी सी में से देख लेती, वो भी कैसे, तिरछी नज़र करके। बाकी मतलब तिरछी नज़र करके मेघ को निहारती हैं या पाहुन को, अतिथि को निहारती हैं, दामन को देखती हैं। अर्थात जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पेड़ झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो कितना सुंदर मानवीकरण किया है मेघ के आने का। आगे देखते हैं पंक्तियाँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई, लता ओट ओक किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पर ये लोकगीत भी गाया जाता है, जो गांव की औरतें होती हैं इसको बहुत अच्छी लय में गाती भी हैं। मेरी तो इतनी अच्छी आवाज़ नहीं, फिर मैंने थोड़ी सी आगे कोशिश की थी। अब देखते हैं इसके प्रसंग को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो यहाँ पर क्या किया है, वर्षा ऋतु का आने का और घर में दामाद के आने की, इन दोनों की क्या है, मानवीकरण करके तुलना कर दी है और उसी दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। पीपल के पेड़ प्राय बहुत पुराने होते हैं। आप देखेंगे जो पीपल का पेड़ है हजार हजार वर्ष तक भी जीवित रह सकता है, इसलिए यहाँ उसे बूढ़ा पीपल कहा गया है। क्योंकि हमारा जो परिवार का सदस्य होता है, जैसे दादा हो गया, नाना हो गए, दादा दादी हो गए, वो भी क्या है 100-100 वर्ष जीते हैं, बहुत जीते हैं। ऐसे पेड़ भी क्या है 100-100 वर्ष जीते। उसमें भी कौन सा पेड़, पीपल का पेड़। तो बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम कर रहा है।
लताएं ऐसे किवाड़ की ओट में चिपक गई हैं जैसे व्याकुल होकर पूछ रही हों कि इस जमाई ने बहुत दिन बाद उनकी सुधि ली। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ पर ये जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वह क्या खेलते हैं, चौपाल आदि गेम खेलते हैं। जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा जो शकुनी मामा खेलते हैं गेम, उसी गेम को ये लोग भी वहाँ पर चौपाल बना बिछा करके उस पर खेलते हैं बूढ़े लोग। और जैसे ही दामाद को आते हुए देखते हैं तो ये सभी क्या है, जोहार करते। जोहार का मतलब यहाँ पर ना है नमस्ते से है, जय जिनेंद्र से है। जब कोई व्यक्ति मिलता है तो अपन बोलते हैं राम राम या जोहार जोहार, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द इसलिए दिए गए, ये गाँव के बहुत ही ज़्यादा प्रचलित शब्द हैं, आज भी लोग इनका उपयोग करते हैं। फिर बता रहे हैं कि लताएं ऐसी किवाड़ की ओर से चिपक गई हैं जैसे व्याकुल होकर पूछ रही हूँ कि इस जमाई ने बहुत दिनों बाद उनकी सुधी मतलब याद ली, उनको याद किया है। तालाब खुश होकर अपने विशाल परात में पानी भरकर लाया है। आपने देखा होगा कि जब वो कोई मेहमान पहले आता था तो उसके क्या करते थे, एक पीपल की परात होती थी, एक मतलब जिसमें आटा मारते हैं आजकल, स्टील की भी होने लगी। तो उस परात में क्या करते थे, उसके दोनों चरण रखते थे और फिर लोटे से उसमें पानी डाल करके उनके चरणों को धोते थे। तो यहाँ पर यही बताया कि तालाब खुश होकर अपने विशाल परात में पानी भरकर लाई है। और कई जगह मेहमान के आने पर उसके पाँव परात में धोने का रिवाज आज भी है। मतलब आज भी दामाद आएगा तो कई लोग क्या करते हैं, उनके पहले पैर धुलाते हैं, फिर मुलायम कपड़े से उनके पैरों को पोंछते हैं, फिर जाके उनको अंदर ले जाते हैं। रामायण में केवट ने राम के पाँव धोए तब उन्हें अपनी नाव पर चढ़ाया था। तो यहाँ पर भी जब आप देखेंगे रामायण, तो रामायण में भी क्या होता है, जो केवट होता है सबसे पहले श्री राम के पैरों को धोता है और पैरों को धोने के बाद ही वह उनको नाव में चढ़ने की अनुमति देता है। और ये गांव में आज भी शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई बाहर से आता है तो उसको क्या करना चाहिए, पैर धोकर ही अंदर घर में प्रवेश करना चाहिए। अब दामाद है तो दामाद से तो कहेंगे नहीं कि आप पैर धो, तो ये लोग क्या करते हैं कि स्वयं परात में जल लेकर जाते हैं और उनके चरण धुला करके उनको पहुँच करके उच्च स्थान पर बिठाते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखेंगे, क्षितिज अटारी गहराई दामिण दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब मरहम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ संदर्भ वैसे ही रहेगा, सिर्फ प्रसंग चेंज हो जाएगा। उक्त पंक्तियों में आसमान के बादलों से ढलने का वर्णन किया गया है। तो उक्त पंक्तियों में क्या किया, जो आसमान के बादल हैं वो क्या है, ढक जाते, तो ढकने का ही वर्णन यहाँ पर बताया है। व्याख्या में देखिए, बादल क्षितिज की अटारी पर चढ़ गया है। अटारी बालकनी का देशज रूप है, मतलब जो अटारी शब्द लिया गया है, तो ये जो बालकनी होती है ना हमारे यहाँ पर, उसी बालकनी का क्या है, देसी रूप है। मेघ को अटारी पर देखकर बिजली खुशी से चमक रही है, जैसे कह रही हो उसे पहले जो आशंका थी कि मेघ नहीं आएंगे वो अब समाप्त हो चुकी है। आखिर में बादल ऐसे बरसने लगते हैं जैसे दो प्रेमी लंबी जुदाई के बाद मिलकर आंसुओं की धार बहा रहे हों। तो यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया है कौन की, जब वो बरसते हैं तो उसमें जो गांठ पड़ी रहती वो क्या हो जाती है, खुल जाती है, और ऐसा लगता है जैसे उनकी गांठ में क्या है, क्षमा का मरहम लग गया हो। और बांध टूटता है और झरझर से के उसकी आंसू क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा हमारे अंदर किसी के प्रति बैर होता है, द्वेष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो जब तक लड़ाई झगड़ा रहता है हमारा मन उदास रहता है, परंतु वही उदासी यदि हम एक दूसरे को देख लेते हैं और हमारे प्रेम की भाषा एक दूसरे के माध्यम से पहुंच जाती है, तो वही प्रेम क्या होता है, हमारे आंसू के माध्यम से मिलन करा देता है। मतलब जो हमारे अंदर की बुराई होती है वो आंसुओं के माध्यम से बाहर चली जाती है और प्रेम क्या है, हृदय में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से वे दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और कैसे मिलते हैं, जैसे मान लो दो प्रेमी लंबी जुदाई के बाद मिल रहे हो और आंसुओं की धार बहा रहे हों। जैसे इस प्रसंग में आई थी, आपको देखना है तो रामायण में श्री कृष्ण और सुदामा का जो प्रसंग है, जब उस
सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो इस दृश्य को आप बहुत अच्छे से अनुभव कर पाएंगे देख करके। अगला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास से। तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न दिया है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। थोड़ा सा बेटा ये धुंधला है तो आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक के अनुसार, फोटो में थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी इसलिए। तो बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं का कवि ने चित्रण किया है वो निम्नलिखित हैं। बयार नाचती गाती चलने लगी, एक हो गया। दूसरा, पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों। तीसरा, आंधी चलने लगी धूल उठने लगी। नदी मानो बाकी नज़र उठाकर ठिठक गई। पीपल का पेड़ झुकने लगा। लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं। तालाब जल से भर गए। क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। धरासार जल बरसने लगा जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर शब्द दिए हैं तो ये किसके प्रतीक है हमें बताना है, जैसे धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो नीचे दिए गए शब्द और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं, जैसे धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्लड़ बालिका का प्रतीक है। यहाँ पर पेड़ गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हैं। नदी गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से तिरछी नज़र से मेघ को देखती है। लता नवविवाहिता मालिनी नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। ताल घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मानवीकरण अलंकार को दिखाया है, उसकी छटा दिखी है। अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा क्योंकि वह माननीय है। वह अपने प्रीतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह सकती है। तो कितना सुंदर यहाँ पर चित्रण किया कि उसका प्रीतम आया है तो बिना देखे रह भी नहीं सकती और उससे रूठी भी है क्योंकि वो इतने दिनों बाद क्यों आए। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की है, सॉरी वो हमारा पढ़ दिया था भरम। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहे थे पर नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था और मेघ के आने से क्या हो गया, टूट गया और वह क्षमा मांगने लग गई। अगली बाकी वाली पंक्तियों का हम देखेंगे। मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई और उसने घूंघट उठाकर मेहमान को देखा। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो मेघ के आने से बयार चलने लगी। बयार का मतलब वायु, हवा, पवन, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। पेड़ झुकने लगे, मतलब जब हवा चलती है तो पेड़ अपने आप क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। आंधी और धूल चलने लगी। नदी बांकी होकर बहने लगी। बूढ़े पीपल झुकने लगे। लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी। तालाब जल से भर उठे। आकाश में मेघ छा गए। अंत में धारासार वर्षा हुई, मतलब बहुत तेज बारिश हुई। मेहमान अर्थात दामाद के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां कैसी हो गई, प्रसन्न हो उठी। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे अर्थात देखने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नवयुवतियों ने घूंघट सरका कर उन्हें निहारा अर्थात देखा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करने लगीं। अतिथि की प्रिया मान करने लगी, मतलब रूठ गई थी, इस कारण से वहाँ पर इनको मान शब्द से संबोधा है। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी। पहले तो मान किया, घमंड किया और थोड़ी बात क्या है उनसे क्षमा भी मांग ली। दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु भी बह चले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मेघों के लिए बंठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है?
तो मेघों के लिए बंठन के सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। इसके अलावा गांव में बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। अब हमें क्या करना है, मानवीकरण अलंकार के उदाहरण छांटना है और रूपक अलंकार के। तो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगी नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, मतलब एक वर्ष के बाद तुमने क्या है हमें याद किया, बोली अकुलाई लता ओट हो केवार की। आगे है हर सायो ताल लाया पानी परात भर के, क्षितिज अटारी गहराई, ये क्या है रूपक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, जैसे मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव उल्लासित हो जाता है, उत्साह से भर जाता है, उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना, घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना, मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर कर लाना, नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओट से मेहमान को देखना, मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना, ये सभी चीज़ें आज भी आपको गांव में देखने के लिए मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान अर्थात दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो मेघ रूपी शहर पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा, शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी, सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियों को खोल दिया ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सकें। वे उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे, आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ने लगी, नदी बंकिम नजरों से मेघ को देखने लगी, आंगन की जो लता है वो संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली, हमें याद किया। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परत भर लाया, छिद्र रूपी अटारी लोगों से लद गई, बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा वातावरण वहाँ गांव का कैसा था, उल्लासमय था। सॉरी। अगला है काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। भाव सौंदर्य इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज सवर कर आने का सुंदर चित्रण किया गया है, वो भी शिल्प सौंदर्य के माध्यम से हम देखते हैं। तो पाहुन जो आए हों गांव में शहर के में क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, और बड़े बंठन के में अनुप्रास तथा मेघ आए बंठन के सवर में मानवीकरण अलंकार है, और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रचना तुकांति युक्त है क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरी कविता में ही तुक हैं। दृश्य बिंब साकार हो उठा है और यहाँ पर माधुर्य गुण प्रधान है, क्योंकि जहाँ पर कविता सरल व सहज होती है वहाँ पर कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है, तो मानवीय गुण का प्रयोग किया जाता है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है, धूप अपना बस्ता समेट कर जाने कहाँ छिप जाती है, चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है, घरों में हलचल बढ़ जाती है, स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती हैं, सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है, काले और रंग बिरंगे छाते दिखाई देने लगते हैं, पशु पक्षी किसी ओट की खोज में भटकने लगते हैं,
मार्गों पर जल भर जाता है। बच्चे बड़े उत्साह से वर्षा का आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा कागज़ की नाव बना करके उस पानी में तैराते भी हैं। इस प्रकार वर्षा काल मनमोहक हो जाती है या मनमोहक हो उठता है। अगला प्रश्न है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। तो कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग इसलिए कहा गया है कि पीपल का जो पेड़ होता है वह आकार में विशाल होता है, हरा भरा होता है, छायादार होता है और साथ में छायादार होने के साथ साथ वो शुभ भी माना जाता है। मतलब मानते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है उस पर देवताओं का निवास होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत साल पुराना होता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से रुकने लगती हैं। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्य में इसका पूजन किया जाता है। कई जगह क्या है, पीपल की पूजा करते हैं तभी उनका व्रत पूरा माना जाता है। इसलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है, क्योंकि घर का जो सदस्य होता है वो भी क्या है, 100 वर्ष तक जीता है। तो ये पेड़ भी क्या है, 100 वर्षों से ऊपर जीता है। अगला प्रश्न है कि कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। तो हमें बताना है कि क्या कारण है कि ये पहले दामाद को इतना पूजा जाता था और आज उसी दामाद के लिए जो स्वागत में थोड़ी सी कमी हो गई, हेर फेर हो गया है। तो पहले गांव अपने अपने दायरों में सीमित होते थे। गांव वासियों को बाहरी संपर्क बहुत कम होता था, अतः यदा कदा आने वाले अतिथि का वो स्वागत भी बड़े मान सम्मान और उल्लास से करते थे। गांव वासियों के पास आवाभगत के लिए समय और भाव भी होता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, मतलब अब बदलाव आ गया है। मनुष्य की जो बाहरी संपर्क और कार्य क्या हो गए हैं, बढ़ रहे हैं। उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में ही लगने लगा है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का निरंतर ह्रास हो रहा है। पहले मतलब कोई आता था तो हर व्यक्ति चाहता था, और मतलब दामाद को एक एक महीने तक क्या करते थे, गांव में रोक कर रखते थे, क्योंकि उनको क्या है, संपर्क के लिए दूसरे लोग नहीं मिलते थे। और वो क्या, जो दामाद आता था 10-12 गांव देखता हुआ आता था, तो 10-12 गांव की खबरें भी उनको मिल जाया करती थी। बीच में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें भी उस दामाद के माध्यम से पता चल जाती थी। परंतु आजकल उल्टा हो गया। आजकल हम क्या है, घर में आने के लिए तरसते हैं। पहले लोग क्या है, घर से जाने के लिए तरसते थे। तो ये सब क्या है, बदलाव यहाँ पर आ गया है। इसलिए लोग क्या है, कोई भी अतिथि आता था उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते थे। और पहले की जो दिनचर्या थी वो व्यस्त भी नहीं थी। मतलब लोग बाग क्या करते थे, खेत पे गए, अपना अनाज बोया, सब्जी वाले सब्जी उगाई, सब्जी बेची और आके घर पे आराम किया और आराम से रहते थे। परंतु अब क्या है, हम नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमें बाहर जाना पड़ता, दिन दिन भर बाहर रहना पड़ता, तो बड़ी मुश्किल से हम रात में घर आ पाते हैं। तो अब इतनी व्यस्त जीवन में यदि हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आता भी है तो हम उसका पूर्ण रूपेण वो स्वागत नहीं कर पाते जो गांव के लोग करते थे। तो इस प्रकार क्या है, परंपरा घटती जा रही है अतिथि सत्कार की। अब आते हैं भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन में सबसे पहला प्रश्न है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए, अर्थात प्रयोग कीजिए। कविता में आए मुहावरे, उनका वाक्य प्रयोग। बन ठन कर आना, ब्याह मंडप में सारे लोग बन ठन कर आए थे। गर्दन उचकाना, जादूगर का खेल देखने के लिए बच्चे को बार बार क्या करना पड़ रहा था, गर्दन उचकानी पड़ रही थी। सूदी लेना अर्थात याद करना। तो उधार ले जाने के बाद कुछ लोग देने की सूदी नहीं लेते, मतलब याद ही नहीं रखते कि हम उनकी चीज़ लौटानी है। गांठ खुलना अर्थात गांठ खुलने से मतलब है दोनों के दिल का जो मैल है उसका धुलना, अर्थात द्वेष समाप्त होना। बांध टूटना, तो मिठाइयाँ देखकर बच्चे के धैर्य का बांध टूट गया, मतलब उसका जो धैर्य था वह टूट गया। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो आंचलिक शब्दों की सूची, बंठन, पाहुन, घाघरा, घूंघट, जोहार, ऊट, किवार, परात, अटारी और भरम। अगला है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो मेघ आए कविता की जो भाषा सच में सहज और सरल है।
आडंबरहीन है, इसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं दिखाया गया है, आडंबर भी नहीं दिखाया गया। कविता में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने अपनी बात को अत्यंत सीधे साधे सरल शब्दों में कह दिया है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने तथा प्रकृति का मानवीकरण करने से भाषा की जो सजीवता एवं रोचकता क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिससे यह और भी सरल और सहज और बोधगम्य हो गई है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।